Yeah, good afternoon, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes. Yeah. चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ, लास्ट टेस्ट आप लोगों का इंडेफिनिट का हुआ था. सो बताओ डाउट्स कौन कौन से हैं. Sir, second, fourth, fifth, sixth, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, 10th, 10th, ओके, 13, 13, 17. 17. बाकी लोग बताओ. 24, 25. 24 and 25, ओके. और anyone? 23. 23, fine. 22. 22, डन. और देख लो एक बार. Seven and 21. 7 and 21. Okay, this is 7 and यहाँ पे रहेगा 21. फाइन. इंटीजर में ऑलमोस्ट सारे हो गए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो बीच में रहेगा तो ऐड करते रहना. नाउ सबसे पहले आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx और f ऑफ रूट 2 का वैल्यू दिया है. ठीक है, सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा. सो एक सिंपल लॉजिक देखो. आउट ऑफ दीज टू टर्म ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके साथ है. सो मैं एक बार चेक करता हूँ कि अगर मैं इतने पार्ट को अज्यूम करूँ t, सब्स्टिट्यूट करूँ, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट. तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा. 2x. 2x, मतलब एक एक हट जाएगा, x पर बचेगा. और कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है. समझना कैसे. यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेट पार्ट था दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने टी पुट किया. इसका डिफरेंशिएशन इज माइनस 2x dx बिकम्स dt. अब क्वेश्चन पे आना वापस से. क्वेश्चन आपको दिखेगा x क्यूब में से एक एक्स स्क्वायर बचेगा और जो एक x dx है उसको मैं लिख दूंगा माइनस 1/2 dt. माइनस 1/2 dt और ये बन गया रूट टी, रूट ओवर टी dt. पहले मुझे खाली यहां तक का पार्ट कंफर्म करो. वापस से रिपीट करता हूँ. एक्स क्यूब में से एक एक्स लिया तो एक्स इंटू डी एक्स, ये एक्स इंटू डी एक्स यहाँ से निकलेगा, दैट इज माइनस 1/2 dt. तो माइनस 1/2 dt हो गया. एक्स स्क्वायर जो बचा है वो लिखा मैंने एज अ केस और मैंने इस पूरे टर्म को टी माना था. यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है. Yes, sir. नाउ Yes, sir. एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, दैट इज बेसिकली 3 माइनस टी. सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुल आउट करता हूँ तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा दैट इज माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 3 माइनस टी टाइम्स ऑफ रूट टी डी टी. यहाँ तक का पार्ट कंफर्म करो. ये सबको क्लियर है. दैट इज जैसे अपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 3 माइनस टी टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी डी टी. क्या मैं इसे अब तो ये इजीली इंटीग्रेट हो सकता है मल्टीप्लाई करके. Yes, sir. हाँ, सो इंटीग्रेट करो और सिंप्लीफाई करो. बताओ आंसर क्या आ रहा है. एटलीस्ट मुझे इंटीग्रेशन बताओ, फिर मैं आगे का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे. क्विकली सॉल्व करो एक बार. E raised to 5/5 and t का c plus t. सॉरी बेटा, वापस से बोलना क्या आया. E raised to 5/5 minus t cube plus 3. Sorry, plus c.
ओके ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली कर देता हूँ इंटीग्रेट, ताकि देखना इजी हो जाएगा आप लोगों को। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। -1/2 ऑलरेडी बाहर था, ये था 3 माइनस टी इंटू रूट टी डी टी। सो क्वेश्चन बनेगा -1/2 इंटीग्रेशन थ्री रूट टी माइनस टी टू दी पावर 3/2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन विल बी टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, प्लस टी टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। खाली मुझे इतना पार्ट कंफर्म करो, सबका ये आंसर आया Yes, sir. ना। अब जो हमने अज्यूम किया था वो कुछ ऐसा था, हमने अज्यूम किया था 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू नेगेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 बाय 5 प्लस सी। ये अपना बन गया एफ ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन में ना उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, एंड द इन्फॉर्मेशन वाज एफ ऑफ रूट टू का जो वैल्यू है वो -4 है। ऐसा बोला गया था बेसिकली अपने को कि एफ ऑफ रूट टू इज -4। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते, सॉरी 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट टू इज -4, तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। द इन्फॉर्मेशन वाज 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट टू इज इक्वल टू -4। यहाँ से मैं एफ ऑफ रूट टू का वैल्यू निकालता हूँ। एफ ऑफ रूट टू निकालेंगे तो कहना है इससे फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, ये माइनस 1। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट सेकंड टर्म, ये क्या बनेगा, कहना है इसे 1/5 Yes, sir. प्लस सी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई किया तो आपको दिया था 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट टू इक्वल टू -4, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4 इक्वल टू -5 प्लस 1 प्लस 5 सी। यहाँ से आपको दिखेगा सी का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. ओके, सो अल्टीमेटली अपना जो फंक्शन बना वो यही बना, सी हट गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था सॉल्व करने के लिए, इट वाज एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालना था। सो सिंपली पुट x इक्वल टू 1 ईयर। जब मैं यहाँ पे x को 1 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, इट इज 3 माइनस 1, दैट इज रूट 2, 2 की पावर 3/2 मतलब -2√2 प्लस दिस बिकम्स 4√2 अपॉन 5, एलसीएम ले लेते हैं। So -10√2 plus 4√2 मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी 6√2 अपॉन 5। ये होना चाहिए एफ ऑफ 1 का आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है? 6√2 अपॉन 5, यस। एक मिनट, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी, -6√2 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका इस पार्ट का आंसर। देखो क्वेश्चन में देयर वर टू पार्ट्स। वन इज इंटीग्रेशन, जहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था, बट लॉजिक स्टैंडर्ड था बिकॉज दो ही फंक्शन थे, जिसमें से इस पार्ट में डिफिकल्टी कम था तो मैंने इसको टी एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हो गया। मे बी आप लोगों ने हो सकता है रूट के साथ टी एज्यूम किया हो। तो एक चीज समझना, हमने जितने केस पढ़े सब्स्टिट्यूशन के, रूट के साथ में अज्यूम करना थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाता है। अगर आप रूट के साथ में अज्यूम कर रहे हो ना, तो फिर उसको अज्यूम करने के लिए यूज करो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। डोंट टेक द रूट इन अजम्पशन। वो रूट को आप उसके आप से एलिमिनेट कर दो, बिकॉज जहाँ रूट आएगा ना तो वहां पे डिफरेंशिएशन थोड़ा टिपिकल बनता है, टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो रूट के बिना अजम्पशन की स्टार्ट करो, आपको क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। चलो ये पार्ट सबको क्लियर हुआ। मूविंग टू फोर्थ वन। फोर्थ में था dx अपॉन x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4। नाउ सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, और हमने एक पार्ट डिस्कस किया है जिसको ये बिलोंग करता है। समझना, dx अपॉन x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग कौन से पार्ट को बिलोंग करता है? partial fraction. यस, इट बिलोंग्स टू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसी क्वेश्चन को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ dx अपॉन x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली मैंने इसको फैक्टराइज करने का ट्राई किया, और अब ये क्वेश्चन दिखेगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? सिर्फ फैक्टराइज किया है। सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes, sir. ओके, नाउ अब इसमें हमने सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें दो तरीके हैं। आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस यूज करो। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है समझना, जब आपको इस टाइप के टर्म्स मिलेंगे ना,
तो इसमें आप खाली इतना ऑब्जर्व करो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये प्रोसेस कब चलेगा, जब दोनों में सिर्फ एक्स स्क्वायर है विद कोएफिशिएंट 1। दोनों में एक्स स्क्वायर था विद कोएफिशिएंट 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। सो 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। आपने किया 3dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस जो 3 मैंने डिफरेंस बनाया था ना ऊपर, इस 3 को लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। लॉजिक समझना, लॉजिक इसके जो आप पार्शियल फ्रैक्शन से करते थे, हमने उसी चीज को सिर्फ थ्योरेटिकली सॉल्व किया बाय अ लॉजिक। ठीक है, सो यहाँ पे कैसा है कि इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो अब ये आपको ऐसा दिखेगा 1/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1? tan इनवर्स x हो जाएगा। tan inverse x. एंड व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं? 1/2a tan inverse x by a. यस, तो दिस बिकम्स 1/6 tan इनवर्स ऑफ x by 2 plus c। अब देखो आपका आंसर किस फॉर्म में दिया था उसने। सो इट वाज a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, कैन आई से a का वैल्यू हो गया 1/3 एंड b टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x by 2, b का वैल्यू हो गया 1/6। 1/2 एंड 1/3 and 1/6 ऑप्शन सी आ रहा है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो सकता था इजी वे में ना। अब मुझे ये क्लिक कैसे किया, इसका लॉजिक भी समझना। देखो आपको यहाँ पे डिग्री 4 का फंक्शन दिख रहा है और राइट साइड में tan इनवर्स के 2 पार्ट दिखे हैं, मतलब डेफिनेटली ये डिग्री 4 2 डिग्री 2 में स्प्लिट हुआ होगा और दोनों ने एक एक tan इनवर्स x बनाया होगा। लॉजिक समझिए कैसे बताया मैंने। सो थोड़ा सा क्वेश्चन के अप्रोच पे जो आपका कमांड आना चाहिए ना, वो इन्हीं तरीके से आएगा कि आप क्वेश्चन को देख के एक तो लॉजिक बनाओगे, दूसरा क्वेश्चन किससे इक्वेट करके दे रखा है, ऑप्शंस में क्या दिया है, उससे भी आपका एक लॉजिक बनेगा और उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा बेसिकली। चलो मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताओ 5th का लॉजिक क्या होगा, एनीवन? ज्यादा टिपिकल नहीं है, 5th इजी है, एटलीस्ट लॉजिक तो बता ही सकते हो। सो अ स्टैंडर्ड केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? कितना होता है 2x, और ऊपर देखो 2x लिखा हुआ है। तो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आप इस केस में एक्स स्क्वायर को पुट करोगे बेसिकली t। इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। हाँ, सो फॉर दिस पार्ट टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया t। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो ये हो गया 2x इंटू dx इक्वल टू dt। अब जरा देख के बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा, dt अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। ये पार्ट सबको क्लियर? Yes, sir. अब बताओ इसका अप्रोच क्या यूज करोगे सिंप्लीफाई करने का, लाइक यू हैव गॉट मल्टीपल अप्रोचेस। partial fraction, यस, अब थोड़ा सा रिकॉल करो, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज किया सेम अप्रोच यहाँ भी यूज कर लूं। जो मैंने डिफरेंस बनाया था ऊपर सिंप्लीफाई किया, देखो ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्म का आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -2, यस, तो आप क्या करोगे, 2 से आपने डिवाइड किया और जो ऊपर का 2 है उसको आपने लिख लिया t प्लस 3 माइनस ऑफ t प्लस 1 द होल अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 dt। चेक करो जरा कैसे लिखा, सबको समझा? Now it reduces to integration dt upon t plus 1 minus 1/2 again dt upon t plus 3।
व्हाट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1? बोलो। ln t plus 1. तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ln t प्लस 1, 1/2 कॉमन हो गया, ln t प्लस 3 प्लस c। ठीक है, अब t हमने अज्यूम किया था x स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2 टाइम्स ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ये जो हमने सॉल्व किया है ये f ऑफ x है। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन में सेम चीज दिया है, उसमें x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू दे रखा है। x इक्वल टू सॉरी 3 में पुट करता हूँ। 3 पुट करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है देखो जरा, ये कितना बनेगा ln 10 माइनस ये कितना बन जाएगा ln 12 प्लस c। ये सबको समझा जब मैंने x को 3 पुट किया? Yes, sir. ना ln 10 को क्या लिख सकते हो? Can I say I can write it as ln 5 plus ln 2 बराबर, Yes, sir. और ln 12 को लिख सकते हो ln 6 और ln 2। सो बेसिकली ln 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसने आपको इसी फॉर्म में आंसर भी दिया था कि f ऑफ 3 इज 1/2 टाइम्स ऑफ ln 5 माइनस ln 6। तो ये बन गया, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। ये सबको समझा c का वैल्यू 0 कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. ओके, नाउ अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में उसने अपने से पूछा था f ऑफ 4 का वैल्यू। ठीक है, सो अब मैं इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 4 पुट कर दूंगा। सो f ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। x की जगह 4 पुट करने पे क्या बनेगा, ln 17 माइनस ऑफ ln 16 प्लस 3 दैट इज 19। तो इट शुड बी 1/2 टाइम्स ऑफ ln 17 माइनस ln 19। ऐसा कोई ऑप्शन है? 1/2 टाइम्स ऑफ ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी तो मैच नहीं हो रहा है, तो डी रहेगा 1/2 टाइम्स ऑफ ln 17 माइनस ln 19। सो अगेन अ क्वेश्चन जो बाई पार्ट्स पे बेस्ड था, बट बाई पार्ट्स को आपको पूरा यूज नहीं करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर हाँ बेटा। सर ऐप में कुछ इशू हो रहा है, जो ये क्वेश्चंस है वो ऊपर नीचे है, मतलब नंबर कुछ और क्वेश्चन कुछ और है। ओके ओके ओके, मे बी वो शेड्यूलिंग में रैंडमाइज हो गया होगा। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम नंबर्स को रैंडमाइज कर सकते हैं बेसिकली, तो शायद वो रैंडम फॉलो हो गया होगा। नहीं, आप एक्चुअली जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैं देख रहा था ये क्वेश्चन में मुझे डाउट ही नहीं था, तो मैं अच्छा, उधर जाके चेक कर रहा हूँ तो फिर उधर अलग दिखा रहा है, इधर अलग दिखा रहा है, तो चलेगा। ये तो issue हो गया। एक बार फिर थोड़ा सा मुझे वापस से बता देना, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है 5 तक तो हो गया, 6th में डाउट है कि नहीं है एक बार चेक कर लो, या किसी और को। नहीं है सर, 6 में भी नहीं है, 7th में भी नहीं है सर। ओके, 6 7 किसी और का डाउट है, कंफर्म करो एक बार। 6 को मैं रिमूव कर देता हूँ। 7th किसी और का डाउट है मुस्तफा के अलावा, चेक कर लो एक बार। ठीक है, दैट मींस 7 भी नहीं है। चलो रहेगा तो ऐड कर देना, नॉट नॉट एन इशू। और आप चेक कर लो कि आपका 8th में डाउट या इसमें कुछ है तो एक बार चेक करो, 8th या 8th ऑनवर्ड्स। Sir, यस सर, 8. चेक कर। 8th है, चलो 8 डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो 8th में आपको दिया था x प्लस 1 एक्स एक्स एक्स। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्चुअली क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टर्म। आपको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकती। और हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे ही कॉम्प्लिकेट टर्म दिखेगा उस टर्म को उठा के टी पुट करेंगे। सो 1 प्लस ई रेज टू एक्स को टी पुट करो। अब थोड़ा केयरफुली सोच के बताओ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स, कितना होगा? x e raised to x plus e raised to x. Yes, it is x e raised to x plus e raised to x times of dx equal to dt। क्या मैं इसी को अरेंज करके लिख सकता हूँ, x plus 1 into dx is equals to dt by e raised to x। ये पार्ट समझा? Yes, sir. Now अब x plus 1 times of dx ये हो जाएगा dt by e raised to x। तो क्वेश्चन को मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dt बाय, नीचे एक x ऑलरेडी था तो x इंटू ई रेज टू एक्स टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है?
चेक कर लो। अब ये जो x रेज टू x है इसका वैल्यू हम यहाँ से ले आएंगे। तो x रेज टू x का वैल्यू अपने पास है बेसिकली t-1। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा दैट इज बेसिकली dt अपॉन t स्क्वायर टाइम्स ऑफ t-1। और अब ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का आइडियल क्वेश्चन बन गया है क्योंकि इसको 3 टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। इट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू t-1। सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट करने में 3 टर्म बनेंगे। फर्स्ट इज a अपॉन टी, सेकेंड इज b अपॉन टी स्क्वायर, थर्ड इज c अपॉन t-1। सबको ये लॉजिक समझा मैंने कैसे लिखा? कंफर्म करो। पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2 है बेसिकली रिपीटेड यस फैक्टर्स। सर। Yes, sir. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t इंटू t-1 प्लस b टाइम्स ऑफ t-1 प्लस c टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस केस में मुझे ये बताओ अपने पास कौन सा वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। लेट्स से अगर मैं t को 0 पुट करता हूँ तो t को 0 पुट करने पे दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0, b का वैल्यू मिल जाएगा। और t को 0 पुट करने पे b का वैल्यू आपका आ रहा है -1। नेक्स्ट इज अगर t को 1 पुट करें, t को 1 पुट करते हैं तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, दैट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और आपको c का वैल्यू मिल जाएगा c इज इक्वल्स टू 1। अब a का वैल्यू निकालने के लिए अपन यूज कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, दैट इज हाईएस्ट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कितना आ रहा है? तो इट इज कमिंग आउट टू बी a प्लस c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू हो जाएगा -1। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? अब जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में स्प्लिट होगा। इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन t, दिस इज पार्ट 1। इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन t स्क्वायर, पार्ट 2। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन t-1, दिस इज पार्ट 3। ये बनेगा माइनस लॉन t, दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t, दिस इज लॉन ऑफ t-1। थोड़ा सा अरेंज करता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन t प्लस लॉन ऑफ t-1 अपॉन t प्लस c। अब जरा t पे आते हैं। t का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था? तो t था बेसिकली 1 प्लस x e रेज टू x, यहाँ पे पुट कर देंगे t इज इक्वल्स टू 1 प्लस x e रेज टू x, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1 अपॉन 1 प्लस x e रेज टू x, यहाँ पे ऊपर बच जाएगा अपने पास सिर्फ x e रेज टू x, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x टाइम्स e रेज टू x प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था? इट वाज, हाँ यही करना था। सो 1 प्लस 1 अपॉन x e रेज टू x अपॉन, ऑप्शन बी आ रहा है, सेम मैच हो रहा है ना, log ऑफ दिस 1 प्लस x। हाँ ऑप्शन बी आपसे पूरा मैच हो रहा है। 1 अपॉन 1 प्लस x e रेज टू x प्लस ln x e रेज टू x अपॉन दिस। सो स्टार्ट करने के लिए, अच्छा इसमें एक हिंट भी देता हूँ, ये नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ध्यान रखोगे। कभी भी आपको अगर x e रेज टू x या उसका फैक्टर दिखता है ना, सीधा उठा के टी पुट कर दो। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो बनता है वो हमेशा इस फॉर्म का बनता है जो इजीली सॉल्व हो सकता है और सेम फॉर्म में ही कन्वर्ट भी होता है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसको आप डायरेक्टली सिंपलीफाई कर लिया करो जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वैल्यू। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। हाँ अब वापस से बता देना 9th ऑनवर्ड्स कौन कौन से डाउट है, 10th है कि नहीं है? चेक कर लो एक बार। यस सर। 10th है, ओके चलो। 10th के लिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है एंड कॉस, दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं। और यार ऐसा क्वेश्चन हमने शायद सॉल्व किया था। सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, +1 -1 करते हैं। हाँ शायद इसे सॉल्व किया था अपन ने, मैं एक बार वापस से कर देता हूँ। देखो
मुझे अप्रोच क्या दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे कि नीचे 1 + x² है, तो हम ऊपर सेम टर्म क्रिएट करते हैं। जब मैं ऊपर सेम टर्म क्रिएट करूंगा तो इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं +-1 करूं। तो मैं ऊपर के टर्म को लिख रहा हूँ 1 + x² -1 + sin² x अपॉन 1 + x² इंटू sec² x dx। ये प्रोसेस क्या किया, सबको समझा मैंने कैसे लिखा इस पार्ट को? यस सर। ओके ना, अब इसको मैं सेपरेट डिवाइड करता हूँ, देखना प्रॉपरली। जब सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ तो पहला मैं इस टर्म को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या ना इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा अपने पास sec² x dx जो बाहर लिखा हुआ था मल्टीप्लीकेशन में। सेकेंड पार्ट, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेते हैं। अगर मैं इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लूं तो क्या बनेगा? इन दोनों में से अगर नेगेटिव कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताओ? 1 minus और 1 - sin² x क्या हो जाएगा? square और cos² का जब sec² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1. सो टेक्निकली इट विल बिकम dx अपॉन 1 + x²। समझे सिंप्लीफाई कैसे किया मैंने? नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन sec² x बोलो? tan x, tan x। व्हाट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²? tan inverse x। tan इनवर्स x, दैट्स इट। अब आपसे क्या बोला था? f(0) 0 है, तो आपको दिख रहा है कि c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको निकालना है f(1). f(1) का मतलब हो जाएगा tan 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो ये आना चाहिए tan 1 माइनस tan इनवर्स 1, मतलब ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू π/4। tan 1 माइनस π/4। सिंप्लीफाई कैसे किया समझे अभी? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट देख लो। 11 12 में सर से 12th वाला। 12 वाला है ना, ठीक है। The integral x raised to 8 minus this, ठीक है, looks fine। x raised to 12 3x², this ये भी ठीक है। 4 2 4। देखो इन क्वेश्चंस में एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना। आप सबसे पहले ऑप्शन देखो तो आपको लगेगा कि सर ऑप्शन तो एक सिंगल सिंगल टर्म में दिए, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा? आपको tan इनवर्स के अंदर ना एक टर्म दिख रही है विच इज x³ + 1/x³। ये टर्म आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देगी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे होगा। आप समझना, मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट? 3x² -3 अपॉन x⁴। 3x² - 3/x⁴। एक मिनट इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो पार्ट रहेगा ना, यही अपना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक यू कैन से टेक्निक बनेगा, समझना कैसे। सो इन दिस पार्ट अपने पास जो आपने डिफरेंशिएशन बोला, अभी इस पार्ट को लेके अपन इस क्वेश्चन को अरेंज करने का ट्राई करते हैं। x³ + 1/x³ का डिफरेंशिएशन था बेसिकली 3x² - 3/x⁴। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, इन दोनों में से 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो टेक्निकली ये बन रहा है 3 टाइम्स ऑफ x² - 1/x⁴। अब ये सोचो, ये टर्म अगर आपको ऊपर क्रिएट करना है तो आपको ऊपर क्या चाहिए? कैन आई से जब ये x⁶ से डिवाइड होगा तो देखो यही बनेगा, Yes, sir. और ये x⁶ जो है वो यहाँ से आएगा। तो अब क्वेश्चन का अरेंजमेंट समझना, मैं क्वेश्चन को कैसे अरेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें से x⁶ कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें से अगर x⁶ कॉमन लेता हूँ तो क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है क्या वो ऐसा बन जाएगा x² - 1/x⁴ dx। ये सबको समझा? अब डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है दैट शुड बी x⁶ + 3 + 1/x⁶, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x³ + 1/x³। मुझे खाली क्वेश्चन का जो मैंने अरेंजमेंट किया वो बताओ, सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ना, अब क्वेश्चन में एक ही स्टेप है, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आपको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वाज x³ + 1/x³, इसको आपने टी पुट किया। आपको पता है जैसे ही इसको आप टी पुट करोगे तो ये बनेगा दिस टाइम्स dx इक्वल टू
dt। तो क्वेश्चन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 टाइम्स dx इक्वल्स टू dt। हम बेसिकली इस पार्ट का यूज करेंगे, देखना कैसे। ये कंप्लीट पार्ट इक्वल टू dt बाई 3 हो जाएगा, बराबर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा dt बाई 3। थोड़ा सा सोच के बोलना, आई थिंक इतना तो आपने कर लिया है कि आप इसलिए बता सकते हो। इस टर्म को क्या लिखोगे? सो पता है दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1। देखना कैसे, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दिस टर्म? X raised to 6 plus 1 upon x raised to 6 into plus 2. ये देखो सेम टर्म लिखा था, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 की जगह पे क्या था 3। तो कैन आई से दिस पार्ट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1। सबको समझा कैसे लिखा? इनटू tan इनवर्स t। कैन आई से अब क्वेश्चन इजी फॉर्म में हो गया और इजीली सॉल्व भी हो सकता है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप नाउ? tan इनवर्स Tan t को inverse t z could मान be लेंगे। यस परफेक्ट। tan इनवर्स t को अब आप z अज्यूम कर लो। इसका डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ dt इक्वल टू dz। सो क्वेश्चन बनेगा अपने पास बेसिकली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब dz अपॉन z 1/3। तो आंसर होना चाहिए 1/3 ln z प्लस t। अब z को पहले t में लेके आते हैं, तो इट इज 1/3 ln ऑफ tan इनवर्स t, ln ऑफ tan इनवर्स t। और t का जो वैल्यू था वो अपने पास था x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ln ऑफ tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब उसने क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था वो चेक कर लेते हैं। हाँ यही दिया है। द ओनली डिफरेंस इसका जो आगे पावर 1/3 था, या आगे जो नंबर 1/3 उसको पावर में ले गया बस खाली। सो आई होप दैट पार्ट इज अंडरस्टूड कि 1/3 पावर में चला जाएगा आपके पास। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसे बिल्ड किया, सबको समझा हो पार्ट? यस सर। चलो वेरी गुड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट 12th के बाद। हाँ 12th के बाद एक बार चेक कर लो, 13 भी है। 13 तो डायरेक्ट था शायद, स्टिल एक बार देख लो। सर नो 15। सर। 15 है, 13 है कि नहीं, खाली कंफर्म कर दो पहले। नहीं है सर। नहीं है। हाँ क्योंकि 13 में डायरेक्टली कॉस्ट पर से आंसर आ जाएगा। हाँ 15 इज समथिंग जो थोड़ा सा भी अटकना चाहिए था, बट अभी इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। तो इसके बाद 15 टाइप के क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखने में जितने अजीब होते हैं, सॉल्व करने में उतने ही इजी होंगे। समझना कैसे, इन क्वेश्चंस को क्रैक करने का एक बहुत सिंपल लॉजिक है। ये जो दोनों पावर है ना, इन पावर्स का सम ऑब्जर्व करो। हमेशा इन पावर का सम आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मच इज 3/4 प्लस 5/4? 2. 2। क्या? बस अब यही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का हिंट होता है। कैसे स्टार्ट करते हैं समझना। मैं इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे एक टर्म का मल्टीप्लाई करता हूं जस्ट टू रीअरेंज द टर्म। देख के बताना, क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस 2 की पावर 3/4 dx अपॉन x प्लस 1 की पावर 3/4 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। बेसिकली मैंने किया क्या, x माइनस 2 की पावर 3/4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये किया कि उसका रीजन समझना। क्वेश्चन को मैं लिखूंगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल टू दी पावर 3/4 dx दी होल अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ अरेंज करके ना। अब ये मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन समझो। मुझे बताओ, जब आप किसी भी फंक्शन में u बाय v रूल से डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर बनता है। Yes, sir. सर। तो देखो यहाँ पे बन रहा है x माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब डेफिनेटली इसको आपने u बाय v लगाया होगा। बट डायरेक्टली u बाय v नहीं, आपने u बाय v उल्टा लगाया होगा। दैट इज आपने x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 को t अज्यूम किया होगा, बिकॉज तभी देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर बनेगा। ये लॉजिक समझा? Yes, sir. नाउ अब इसमें जरा अप्लाई करो u बाय v और बताओ क्या बनेगा। सो फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो ये बनेगा x माइनस 2 माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज
1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू dt। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. सो ये बन रहा है -3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू dt। अब जरा क्वेश्चन चेक करना, कैन आई से dx अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा dt बाय -3। सो यस ये सर। 1/3 dt। और जो आपका क्वेश्चन था वो टेक्निकली डिनोमिनेटर में था t की पावर 3/4। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3/4? कैन आई से t रेज टू 1/4 अपॉन 1/4। चेक करो जरा। सो -4/3 टाइम्स ऑफ t, और t आपने अज्यूम किया था ये, दिस इज योर ऑप्शन डी। सो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा स्पेशल वैरायटी है, बट अभी बता दिया है तो नेक्स्ट टाइम से इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि जो पावर आएगा ना, वो पावर का सम इंटीजर बनेगा, और आपको नीचे किसी भी एक का स्क्वायर क्रिएट कर देना है। देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को इसी पार्ट से सॉल्व करना था, आप चाहते तो इसका स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते थे, बट हमेशा मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर क्रिएट करना आसान हो जाएगा, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। सो एक बार चेक करो और मुझे बताओ इस पूरे स्टेप्स में कहीं भी कोई डाउट लॉजिक में? नो सर। चलो नेक्स्ट वॉज सर 17 वाला डाउट नहीं है। हाँ 17 डायरेक्ट डिसाइड आउट हो गई नहीं ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट देख लो एक बार, 17 के बाद 18 19 20। मोरलेस ऑलमोस्ट सब डायरेक्ट ही थे ये भी। नो चलो डाउट। 21। डाउट है सर। हाँ 21 में ठीक है। 21 कौन से टाइप को बिलोंग करता है वो एक बार कंफर्म कर दो बस। सो ऊपर कॉस दिख रहा है और नीचे साइन कॉस के फंक्शन है, कहना इसे अगर ऊपर कॉस है मतलब साइन एक्स को टी पुट करेंगे, एटलीस्ट ये कंफर्म हुआ क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो फॉर 21st पार्ट पहला स्टेप तो क्लियर था कि आप साइन एक्स को टी पुट करने वाले हो, क्योंकि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है। साइन एक्स को टी पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन cos x टाइम्स ऑफ dx विल बी इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन क्या बनेगा देखना, cos x इंटू dx ये बन जाएगा dt होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस 3t, और ये जो cos स्क्वायर x है क्या मैं इसको लिखूं 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर? चेक करो जरा। यस सर। नाउ अब तो क्वेश्चन आई थिंक इजी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब चाहो तो क्वाड्रेटिक से करो, चाहो तो आपको लॉग वाले केस से करो, दोनों से आंसर आ जाएगा, या पार्शियल फ्रैक्शन से। लेट्स से मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली ट्राई कर देता हूँ, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्या मैं इसको t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 लिख सकता हूँ? व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म, कितना डिफरेंस है? 1 तो 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैं इसको लिख दूंगा dt अपॉन टी प्लस 1 माइनस dt अपॉन टी प्लस 2। लिख सकता हूं सीधा, ये बनेगा ln t प्लस 1 माइनस ऑफ ln t प्लस 2 प्लस c। तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा ln ऑफ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस सी। अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया था वो समझते हैं। इसने दिया था कि ln 1 माइनस एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ये बनेगा। अच्छा टी का पहले वैल्यू पुट करना पड़ेगा, टी हमने क्या लिया था, टी वॉज साइन एक्स, तो ये बन रहा है ln 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में आगे उसने स्टेप क्रिएट किए थे, वो स्टेप कुछ इस तरीके से थे कि आपको बोला गया था दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो कैन आई से एज पर द क्वेश्चन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो होगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अब उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स के कितने इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करके एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू विल बी 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन
2 प्लस साइन एक्स, एलसीएम लिया, अरेंज किया, तो 2 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, आई थिंक साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2 प्लस साइन एक्स। चेक करना जरा एक बार, एफ ऑफ एक्स इज 1/2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब एज पर दी क्वेश्चन उसने क्या बोला था कि एफ ऑफ एक्स के नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितने पॉसिबल है, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है, आप निकालोगे रेंज। अब रेंज का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड, अकाउंट पे चला गया, नहीं ठीक, दिस इज, हाँ। सो अब आपको निकालना था बेसिकली रेंज। मुझे बताओ साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to तो 2 प्लस साइन एक्स का रेंज क्या होगा, 1 to 3. 1 to 3। सो इसका रेंज हुआ बेसिकली आपके पास 1 से लेके 3 तक, और ये सब 1 में चल रहा है, तो कहना है से एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा ये होगा 1/3 से लेके 1 तक, बराबर। Yes, sir. अब एफ ऑफ एक्स का रेंज अगर 1/3 से बना तो इसमें कितने इंटीजर्स आएंगे, ओनली 1। एक ही सोल्यूशन आ रहा है, इंटीजर दैट इज इक्वल टू 1, तो क्या आंसर 1 नहीं दिया है, लेट मी चेक द आंसर, हाँ इट इज 1 ओनली, बराबर है। आई सपोज इंटीग्रेशन के पार्ट में शायद डिफिकल्टी नहीं आया होगा, बिकॉज ये पार्ट तो इजी था, मोस्टली ये फंक्शन के पार्ट में शायद आप स्टक हुए होंगे, सो एक बार चेक करना। इंटीग्रेशन में इट वाज एविडेंट बिकॉज ऊपर कॉस था नीचे साइन था, तो आप साइन को टी पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। चलो 22nd, अगेन एक वैरायटी है, थोड़ा टिपिकल है, बट इस टाइप की क्वेश्चन को क्रैक करने का लॉजिक थोड़ा सीखोगे तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन डेफिनेट का था बिकॉज वो इंटीजर में कन्वर्ट करना था, बट ठीक है, डेफिनेट का ज्यादा प्रॉपर्टी उसमें यूज नहीं है, मेनली उसमें इनडेफिनेट का ही सॉल्विंग था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला था। अभी समझना, जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन यूज किया ना, वो x³ + 1/x³ वाला, वैसे ही इसमें भी आपको कुछ तो क्रैक करना पड़ेगा कि क्या चीज को कॉमन लेके अरेंज करने से कुछ सिंप्लीफाइड टर्म बनेगा। अब पैटर्न पहचानने का ट्राई करो, आपको क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, आप इन तीनों में से एक टर्म कॉमन ले सकते हो, एंड व्हाट इज द कॉमन टर्म, Raised to 7. x⁻⁷, ठीक है। x⁻⁷ कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, Raised to 14 plus x raised to 7 plus 1. x⁻14 + x⁻7 + 1, ओके। नाउ अब थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है कहाँ है, प्रॉब्लम है इस टर्म के साथ। ये टर्म में देखो, इसका पावर 1/7 है, मतलब ये तो फॉर श्योर कि इसको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, बट इसको हम डायरेक्टली अज्यूम कर रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सोचो कि क्या इसको कुछ अरेंज करके आप ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हो जिससे आपका पार्ट भी बन जाए और कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशिएशन भी दिखे। इतना लॉजिक क्रैक करना था बस खाली, कि इसको कुछ इस तरीके से हम अरेंज करें, इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करें या इसको अरेंज करें ताकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए बस। एनी लॉजिक, एनी आइडिया, चेक करो। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है समझना, जैसे मैंने देखा कि x⁻⁷ कॉमन निकल रहा था, बट कॉमन निकलने के बाद हुआ ये कि यहाँ पे जो टर्म बनाना उसमें कांस्टेंट टर्म बन गया था, जो अपने को क्वेश्चन नहीं चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सा आइट्रेशन से चेक करना पड़ता है कि आप कौन कौन से लॉजिक यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर मैं सपोज इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, तो मुझे अगर मैं x मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ना इसे ब्रैकेट के अंदर x⁻7 जाएगा सीधा। अगर मैं x मल्टीप्लाई करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर x⁻7 जाएगा बिकॉज पावर 1/7 है, ये समझा। Yes, sir. नाउ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, अगर मैं इसमें x मल्टीप्लाई करूं यानी कि ब्रैकेट के अंदर x⁻7, तो पहला टर्म क्या बनेगा, 2x raised to 21. 2 टाइम्स x⁻21, ओके। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म, 2 times x raised to 4. 3 टाइम्स x⁻14। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म, 6 times x raised to 7. ओके। क्या इसमें कुछ खास बात है, सो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो देखो क्या बनेगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा, 42 टाइम्स x⁻20। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म, 42 टाइम्स x⁻13।
अगेन 42 टाइम्स x रेज टू 6। सबको समझा क्या हुआ? Yes, sir. नाउ द लॉजिक इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है। लॉजिक था कि पहले टर्म में से खाली x बाहर लो, तो पहले टर्म में से x बाहर लोगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 20 प्लस x रेज टू 13 प्लस x रेज टू 6। ये बनेगा आपका फर्स्ट टर्म। यहाँ पे वो x मल्टीप्लाई हुआ तो दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ x रेज टू 21 प्लस थ्राइस ऑफ x रेज टू 14 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x रेज टू 7 होल टू द पावर 1/7 dx। अब वो जो x था वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था और हमने इतने पार्ट को अज्यूम किया t। जब इतने पार्ट को अज्यूम किया t तो दिस टाइम्स ऑफ dx बिकम्स dt। सो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दिस इनटू dx ये बनेगा 1/42 times of dt into t raised to power 1/7. How much is integration of t raised to power 1/7? 7/8 t raised to 8/7. 7/8 t raised to 8/7 plus 1 किया, so basically t raised to 8/7 और अपॉन में आ जाएगा 8/7। आई कैन से 7 से कैंसिल होगा तो 48 आ जाएगा शायद। चेक कर लो एक बार। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज होगा ऑब्वियसली। आई वुड से लोअर लिमिट तो सेम रहेगा, दैट इज 0। व्हाट विल बी द अपर लिमिट? सो x को 1 पुट करने पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 11। Yes, sir. ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैल्यू पुट किया, t का अपर लिमिट पुट किया, दैट इज इक्वल टू 11। तो आंसर आ रहा है 11 टू द पावर 8/7 अपॉन 48। अब कंपेयर कर लो, आपको सब वैल्यू मिल गए। l इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 48। नेक्स्ट इज m इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 7। आपसे क्या पूछा था? l प्लस m प्लस n कितना आ जाएगा? 15 प्लस 48 यानी कि 63। ये होना चाहिए था इसका फाइनल वैल्यू। चेक करना जरा। देखो ये क्वेश्चन में एक खास बात ये समझो, ये क्वेश्चंस दिखेंगे बहुत टिपिकल कि सर अजीब से पावर दे दिए, अजीब से टर्म दे दिए, बट इनमें सिर्फ एक टर्म को अरेंज करोगे ना क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट बनेगा। बिकॉज इंटीग्रेशन इज वन सच टॉपिक ना जहाँ पे टिपिकल जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे बन सकते हैं, वहां पे टिपिकल सॉल्विंग नहीं आ सकती है। तो इस केस में आपको सिर्फ अरेंजमेंट करना था। मैंने पहले क्या चेक किया कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करने पे क्या बन रहा है, इसका करने पे क्या, दोनों पे क्लिक नहीं हुआ, तो एक टर्म को अरेंज करना था। और एक चीज ध्यान रखना था यहाँ पे, जो भी डिफरेंशिएशन बनेगा ना या तो वो ये टर्म बनेगा या इसका कोई पार्ट बनेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पावर में है, ये डिफरेंशिएशन बन ही नहीं सकता। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना था, इसको आपको डिफरेंशिएशन में क्रिएट करना था, जो डायरेक्टली भी हो सकता था और एक टर्म को अरेंज करने के बाद भी हो सकता था। सपोज x से अगर अरेंज नहीं होता तो फिर मैं x स्क्वायर चेक करता, किसी ना किसी एक टर्म से अरेंज हो जाता फॉर श्योर। तो आपको इतना ध्यान रखना था इस पार्ट में। ओके, दिस वाज 22। नेक्स्ट इज 23rd। 23rd भी आउट है। चलो इसको भी कर लेते हैं डिस्कस। 23rd एक स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है और ये आपको आई थिंक देख के शायद समझेगा, ये ई रेज टू एक्स वाली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है और उससे ही इसका लॉजिक भी बनेगा। समझना कैसे? ओके, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था विच सेज ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हो, ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस टर्म का इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर डायरेक्टली क्या मिलता था? ई रेज टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। ये सबको याद है? यस सर। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्यों? देखो बाहर ई रेज टू एक्स लिखा हुआ है तो सब टर्म्स को अरेंज करते हैं। अब मैं इसको अरेंज किस लॉजिक से कर रहा हूँ ये समझने का ट्राई करना। बाहर का ई रेज टू एक्स रखा मैंने एज इट इज। सबसे पहला टर्म था एक्स रेज टू 6। मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 6? Times of x. टाइम्स x raised to 5। 6 टाइम्स x रेज टू 5। अब अपने पास 7 x रेज टू 5 अवेलेबल था, 6 मैंने ले लिया तो बचा कितना? x रेज टू 5। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5? 5 times x raised to 4। 5 टाइम्स x रेज टू 4। 6 अवेलेबल था, 5 मैंने ले लिया, बचा अगेन वापस से x रेज टू 4। इसका डिफरेंशिएशन इज 4x क्यूब। अगेन 5 अवेलेबल था, 4 ले लिया मैंने तो बचा 1x क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर। 4 अवेलेबल थे, 3 मैंने ले लिए, बचा अगेन 1x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x।
अपने पास कितने अवेलेबल थे 3x, एक ले लिया, बचेगा x, x का डिफरेंशिएशन इज 1 टाइम्स ऑफ dx. नाउ ट्राई टू फिगर आउट द पैटर्न. कैन आई से अपना प्रॉपर्टी सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में अप्लाई होगा. क्या बनेगा e रेज टू x टाइम्स ऑफ x रेज टू 6. ये समझा. यस सर. नेक्स्ट अप्लाई होगा इन दोनों में, तो क्या बनेगा x e रेज टू raised to x की पावर 5. हाँ, या फिर एक और आसान काम कर लेते हैं. चलो इतना टिपिकल ना बताते हुए मैं खाली इतना बोलता हूँ और इजी कर देते हैं इसको. अज्यूम ऑल दीज टर्म्स टू बी f ऑफ x. ये सारे क्या हो गए f ऑफ x. आपको इन सब के डिफरेंशिएशन बनते हुए दिख रहे हैं. ये जो बचा हुआ टर्म है जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ f ऑफ x है, तो कैन आई से ये सारा f डैश x हो गया. So that technically question reduces to e raised to x f of x plus c, x raised to 5, x raised to 4, x raised to 3 plus x square plus x plus 1 plus c. अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला था. इसने बोला था कि दिस इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ e raised to x. ओके, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं. इट इज नथिंग बट इक्वल टू e raised to x समेशन k इक्वल टू 1 टू 6 x रेज टू अल्फा. चेक करो जरा. अब अपना अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि समेशन वहां तक चल रहा था बेसिकली. पर आई शुड से e रेज टू k. अल्फा नहीं बोलना चाहिए, इसको e रेज टू k बोलना चाहिए. सो अल्फा का वैल्यू 6 हो गया. बीटा का वैल्यू अपने पास आ रहा है 1. क्वेश्चन पूछा था अल्फा प्लस बीटा इट शुड बी इक्वल टू 7. एक बार चेक करना जरा. देखो क्वेश्चन का लॉजिक बहुत सिंपल सा था. द लॉजिक वाज कि आपको अपने क्वेश्चन के टर्म्स को स्प्लिट करना था, तो मैंने हर एक टर्म को स्प्लिट किया. फर्स्ट टर्म को नहीं किया बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं था. सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स सारे टर्म्स स्प्लिट हुए. अल्टीमेटली क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ. x रेज टू 5 जो आपके पास 7 था 6 अलग किया 1 अलग किया. x रेज टू 4 आपके पास 6 था 5 अलग किया 1 अलग किया, उससे अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया. तो खाली मुझे ये कंफर्म करो कि अगर आपको इसको f ऑफ x बोला तो ये f डैश x हुआ. ये पार्ट सबको क्लियर हुआ. यस सर. तो इससे आपका क्वेश्चन बन गया e रेज टू x इनटू f ऑफ x. बस खाली इसको सिंप्लीफाई करना था. चलो नेक्स्ट इज 23rd के बाद 24th में है डाउट बिकॉज दिस इज लाइक पार्शियल फ्रैक्शन का नॉर्मल क्वेश्चन है. नो सर, नो डाउट सर. ठीक है, इसमें नहीं है. हाँ 25th इसमें हो यस सकता सर, डाउट है. यस इसमें हो सकता है. इसमें भी एक ही स्टेप का क्वेश्चन है बस खाली. ये हमने लास्ट मेथड चेक किया था विच इज सब्स्टिट्यूशन आफ्टर मैनिपुलेशन. ये उसका क्वेश्चन है बेसिकली. मैंने बताया था कभी भी अगर बड़े बड़े पावर्स दिखेंगे तो समझ जाना कि आपके पास क्वेश्चन में कोई सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, उसी के थ्रू आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन आफ्टर मैनिपुलेशन. उसमें एक स्टेप बहुत स्टैंडर्ड था, वही स्टेप यहाँ पे भी अप्लाई होगा. आप देखो इस क्वेश्चन में x की पावर 2008 प्लस x लिखा हुआ है. सब्स्टिट्यूशन आफ्टर मैनिपुलेशन में आप पहला स्टेप हमेशा क्या करते थे, आप कुछ कॉमन लेते थे. व्हाट वाज सपोज्ड टू बी दैट कॉमन टर्म. बताया था मैंने सबसे बड़ा पावर कॉमन ले लो. x की पावर 2008 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2007. लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसा. यस सर. Yes, और अब रीजन क्लियर हो गया. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म. माइनस 2007 अपॉन x की पावर 8. यस क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया. 1 यस सर. 1 अपॉन x की पावर 2007 को आपने t पुट किया. इसका डिफरेंशिएशन इज माइनस 2007 अपॉन x की पावर 2008 टाइम्स ऑफ dx इक्वल्स टू dt. तो ये बनेगा माइनस 1 बाई 2007 टाइम्स ऑफ dt अपॉन t. आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई 2007 लॉन मॉड t. अब लॉन मॉड t मतलब बेसिकली t का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2007 प्लस c. आपको दिख रहा है x की पावर p q और r. ठीक है, नेगेटिव को भी अरेंज कर देते हैं. ओके सो ये अल्टीमेटली दिखेगा 1 बाई 2007 लॉन ऑफ x की पावर 2007 अपॉन
1 प्लस एक्स की पावर 2007, आई कैन से पी क्यू आर तीनों के ही वैल्यू सेम है, दैट इज 2007। चेक करो। यस सर। सो बेसिकली आपका P प्लस Q प्लस R जो रहेगा वो हो जाएगा 2007 इंटू 3, दैट इज बेसिकली 6021। ये होना चाहिए था इस पार्ट का आंसर। करेक्ट, ये आंसर दे रखा है क्वेश्चन में। चलो, सो ये क्वेश्चन का जो पहला स्टेप था वो समझे कैसे किया। यस सर। चलो, वेरी गुड। इसके अलावा कुछ करिए तो बताओ, एनी अदर क्वेश्चन। आई थिंक इंटीग्रेशन का अपने को एक आध एग्जाम और लेना चाहिए ना, बिकॉज तुम लोगों का मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे और थोड़ा सा कैसा है कि चैप्टर जल्दी हुआ है, तुमको प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिला है शायद। सो इस केस में इसके एक दो एग्जाम और डालते हैं, फिलहाल के लिए भी डेफिनेट डाला है। नेक्स्ट वीक में वापस से एक बार इंडेफिनेट लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए बस खाली इसी बहाने। बाकी ये जो क्वेश्चंस थे इसमें से ऑलमोस्ट यू कैन से हाफ ऑफ दी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे, बाकी हाफ मैंने आपको नए एक्सपीरियंस के लिए दिए थे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे इसमें सीखने वाले, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना बस खाली। यस चलो, दैट्स इट, क्लोज करिए इसको। सर। आप टेस्ट का टाइमिंग एक्सटेंड करने वाले? हाँ बेटा, टेस्ट स्टार्ट करूंगा मैं 4:15 से और वो रहेगा रात को 10 बजे तक, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। चलो क्लोज करते हैं, बाकी Thank you, का sir. करते हैं। हाँ बेटा। Thank you, sir.